ठीक है ना बेटा। यानी कि एक पेमेंट होनी है 3 जुलाई को, एक पेमेंट होनी है 2 अगस्त को, और बेटा आपका अपना इसके अंदर 13 अगस्त ये आ रही है आपकी एवरेज ड्यू डेट। ठीक है। अब डेटर्स के यानी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, कस्टमर क्या चाहेगा। कस्टमर को ये पेमेंट 13 अगस्त को देनी है बेटा। तो कस्टमर जब 13 अगस्त को लेगा, पेमेंट 3 जुलाई को देनी थी लेकिन वो 13 अगस्त को पे कर रहा है। पहली वाली पेमेंट जो उसको 3 जुलाई को देनी थी, अब वो पेमेंट दे रहा है 13 अगस्त को। तो कस्टमर को गेन हो गया, फायदा हो गया। लेट पेमेंट करनी पड़ रही है, फायदा हो गया आदमी को। दूसरी पेमेंट जो उसको 2 अगस्त को देनी थी, वो पेमेंट करेगा 13 अगस्त को। तो ये भी क्या हो गया, फायदा हो गया। अब तीसरी पेमेंट उसको 11 सितंबर को करनी थी बच्चे। तीसरी वाली पेमेंट करनी थी 11 सितंबर को, लेकिन पेमेंट करनी है उसको 13 अगस्त को। तो ये पेमेंट अर्ली हो गई, जल्दी हो गई। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बार तो उसे फायदा हो गया बेटा, लेकिन 11 सितंबर वाली जब 13 अगस्त को करेगा तो यहाँ उसको लॉस हो गया। यहाँ उसको इंटरेस्ट का क्या हो गया, लॉस, क्योंकि पेमेंट करनी थी 11 सितंबर को लेकिन उसे करनी पड़ेगी 13 अगस्त को। पहले मेरी ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई। 3 ट्रांजेक्शन दी हैं सर। पहली पेमेंट 3 जुलाई को करनी थी लेकिन एडीडी के अकॉर्डिंग अब वो पेमेंट 13 अगस्त को करनी है। दूसरी पेमेंट 2 अगस्त को करनी थी लेकिन एवरेज ड्यू डेट के अकॉर्डिंग 13 अगस्त को करनी है। तो पेमेंट जब आप लेट करेंगे तो इसमें फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा। 3 जुलाई वाली पेमेंट 13 अगस्त को, 2 अगस्त वाली पेमेंट 13 अगस्त को लेट पेमेंट कर रहा है, तो उसके अपने पैसे पे ब्याज का उसे फायदा हो जाएगा। कस्टमर की बात कर रहा हूँ, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बेटे बोलो सर। पर जब वो बाद में पे करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी। अभी बेटा यहाँ पर हमारे जो 3 डेट आ रही हैं, उन 3 डेट की म्यूचुअल पेमेंट डेट आ रही है 13 अगस्त। कायदे से वो पेमेंट होनी थी 3 बार। 13 अगस्त वो डेट है जिस पर सिंगल पेमेंट होगी एक बार 2300 रुपए की। और जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट होती है जिस पर किसी भी पार्टी को ना तो इंटरेस्ट का लॉस होता है और ना ही इंटरेस्ट का कोई फायदा होता है। तो ये चीज वेरीफाई करनी है कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। तो ये ऐसे पॉसिबल है कि सर 2 बार जो पेमेंट होनी थी 3 जुलाई 2 अगस्त को, तो ये पेमेंट 13 अगस्त को होगी, यानी लेट होगी। लेट होने की वजह से फायदा होगा इंटरेस्ट का। और एक पेमेंट जो 11 सितंबर को होनी थी वो पेमेंट वापस 13 अगस्त को होगी, पहले होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा उसे, इस वाले केस में उसको क्या हो जाएगा, इस वाले केस में उसको बेटा लॉस हो जाएगा क्योंकि पेमेंट जल्दी करनी पड़ेगी। ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप बेटा डेज देखो, 3 जुलाई से 13 अगस्त तक के दिन कितने आएंगे। तो बच्चे जुलाई में हमारे डेज आएंगे 28 बचेंगे और अगस्त के 30, यानी कि जो दिन आ गए 41। 2 अगस्त से 13 अगस्त तक के दिन कितने होंगे बेटे, 2 अगस्त से 13 अगस्त कितने दिन होंगे, केवल 11 दिन। बात समझ में आ रही है ना बेटा, 11 दिन। और इधर 13 अगस्त से 11 सितंबर ऐसे काउंट कर लो, इधर 13 अगस्त से 11 सितंबर ऐसे काउंट करो। तो 13 अगस्त से 11 सितंबर, तो 13 अगस्त यानी अगस्त में बच के 18 डेज और सितंबर के 11 डेज, यानी कि जो होगा 29 डेज। अब बेटे मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। पहली वाली अमाउंट हमारी 500 की थी बेटा। 500 का इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दी नहीं है, आप कोई भी इंटरेस्ट रेट मान सकते हैं। आईसीआई ने 5% माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, लिखा हुआ है एज्यूम। आप कोई भी ले सकते हैं, केवल वेरीफाई करके बताना है कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस 5%, और दिन निकले थे 41। तो सर 41 डेज का कितना निकल के आएगा। ऐसी बेटा दूसरी पेमेंट 800 की है सर, 800 रुपए का 5%, और ये कितना 11 डेज का, 11 डेज का बेटे 500 इंटू 5% इंटू 41/365। बच्चों ने अगर निकाला हो तो मुझे बता दो, 2 रुपए 80 पैसे आ रहा है। 800 का 5% इंटू 11/365, 1 रुपए 20 पैसे। बच्चे ये बन रहे हैं 4 रुपए। आप देखो
ये 4 रुपए बन गया, 4 रुपए का फायदा हो गया, गेन हो गया कस्टमर को। क्योंकि फायदा क्यों हो गया? लेट पेमेंट करनी पड़ रही है। फायदा क्यों हो गया बेटा? क्योंकि उसको लेट पेमेंट करनी पड़ रही है, और ये पेमेंट जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि कायदे से पेमेंट करनी थी 11 सितंबर को अकॉर्डिंग टू टर्म्स, लेकिन पेमेंट करनी पड़ रही है 13 अगस्त को पहले। तो पहले करनी पड़ रही है, तो इस पर इंटरेस्ट बेटा उसको लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो कितना लॉस होगा सर? इसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूं। यहाँ पर देखो जरा, अमाउंट है 1000, 5% एंड बेटे 29 डेज, 29/365। तो 1000 का 5% इंटू 29/365, ये आ रहा है 3.97, 3.97 आ रहा है। तो उन्होंने अप्रोक्स कर लिया वही 4 रुपए। तो बच्चे देख सकते हो 4 रुपए का तो बेटा ये लॉस हो गया, और 4 रुपए का ये क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। हाँ जी बेटा, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को? और इस तरीके से 13 अगस्त को अगर हम पेमेंट करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये दिया हुआ है नीचे। आप देखो बेटा, ऊपर लॉस ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 4 रुपए का, और गेन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं कितने रुपए का बेटा? 4 रुपए का। इस तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस, ये बात आपको समझाई गई है। आप चाहें तो ये वर्किंग लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सेम इसी तरीके से अपना जहां सॉल्यूशन किया है वह लिख सकते हैं बेटा, या मैं इसको वहां पर लिखवा दूं आपको प्रॉपर तरीके से। बताओ क्या करूं? लिख लेंगे। चलो मैं लिखा देता हूं इसका वेरिफिकेशन एक बारी। इसका वेरिफिकेशन बच्चे मैं आपको लिखा रहा हूं, यहां से रेज कर रहा हूं इसको मैं, आ गया होगा बच्चों के सामने। ठीक है जी। अब आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टडी मटेरियल। सर क्या करना है इसके अंदर? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है ना बेटा? आप देखो एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट हमारी कितनी निकल के आई थी बेटे इसके अंदर? 13 अगस्त। ये मैं लिखवा देता हूं फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर यानी कि डेटर, डेटर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि बेटा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना जरूरी है भाई। कस्टमर के लिए प्रॉफिट है, डेटर के लिए प्रॉफिट है, तो क्रेडिटर के लिए वो लॉस है। तो मैं ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बेटा आपको, ठीक है ना? तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे 13 अगस्त आपकी एडीडी आ रही है। अब मैं यहाँ पर टाइम लाइन बना रहा हूं बच्चे, टाइम लाइन। सर हमारी टाइम लाइन क्या रहेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं सीधी सी में। देखो बेटा, हमारी जो पहली पेमेंट है वो पेमेंट दी हुई है 3 जुलाई को। सर पहली पेमेंट हमें दी हुई है 3 जुलाई। दूसरी पेमेंट दी हुई है 2 अगस्त, 2 अगस्त। और इंपॉर्टेंट सर, 3rd पेमेंट हमें दी हुई है 11 सितंबर, 11 सितंबर। हाँ जी बेटा, बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। और बेटा हमारी एडीडी आ रही है 13 अगस्त, 13 अगस्त आ रही है एडीडी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट हमको 3 जुलाई को करनी थी, अब वो पेमेंट हम करेंगे, अब वो पेमेंट हम करेंगे कब? 13 अगस्त को। और बेटे जो पेमेंट हमको करनी थी 2 अगस्त को, वो वाली पेमेंट हम करेंगे, वो वाली पेमेंट हम कब करेंगे? 13 अगस्त को। ठीक है, कितने दिन के बाद पेमेंट करेंगे सर? 3 जुलाई से 13 अगस्त।
3 जुलाई से 13 अगस्त, यानी कि इसमें जो अभी मैंने डेज काउंट किए थे, कोई बच्चा मुझे बताया रहा कितने दिन काउंट किए थे मैंने? 41 डेज 41 भाई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। 28 दिन जुलाई के थे और 13 दिन अगस्त के थे। जी हाँ सर, 41 दिन आपने काउंट किए थे। 41 दिन के बाद ये पेमेंट होगी, और ये 2 अगस्त से यहाँ पर आ गया। ये कितने दिन के बाद पेमेंट होगी? ये 11 दिन के बाद। दूसरी वाली जो पेमेंट थी वो कितने दिन के बाद है? 11 दिन के बाद। और सर यहाँ वाले का खेल क्या है, इस वाले का सीन क्या है? इस वाले के लिए देखा जाए तो ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट पहले होगी सर। ये कितने दिन पहले होगी ये वाली पेमेंट? भाई आप देखो, ये 13 अगस्त से 11 सितंबर, यानी कि अगस्त के 18 दिन और सितंबर के 11, यानी 29 दिन। 29 दिन पहले ये पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हमारी जो एवरेज ड्यू डेट आ रही है वो आ रही है 13 अगस्त। तो 2 बिलों की पेमेंट बाद में हो रही है और 1 बिल की पेमेंट पहले हो रही है। हम ये निकाल रहे हैं कि किसी भी पार्टी को कोई भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर एज्यूम कर लो बेटा, लेट पेमेंट और लिख देता हूं यहाँ पर मैं। 3 जुलाई को पेमेंट करनी थी 500 की, ये पेमेंट करनी थी 800 रुपए की, और ये पेमेंट करनी थी सर 1000 रुपए की। जो हमारी पेमेंट थी, बिल पेमेंट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर? इंटरेस्ट की बात करें तो पहली ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं बेटे 3 जुलाई से सर 3 जुलाई से 13 अगस्त, यानी कि 500 रुपए पर इंटरेस्ट रेट हमने मान लिया 5%, एज्यूम कर लिए बेटा जो आईसीआई ने दी हुई है। और यहां से यहां तक के दिन सर अभी अभी निकाले थे, कितने दिन निकल के आए थे बच्चे बताओ जरा? 41 डेज, 41 दिन। बच्चों को समझ तो आ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ कहानी इसमें? सर ये 41 दिन की इंटरेस्ट 505%, 41 डेज से निकल के आ रहे हैं सर 2.80। और दूसरा वाला 2 अगस्त को पेमेंट होनी थी, 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त को पेमेंट होगी सर, यानी कि ये पेमेंट है 800 रुपए की। 800 रुपए का 5%, और सर 11 दिन का 800 का 5%, 11 दिन का सर बनेगा जो हमारा 1 रुपए 20 पैसे। 1 रुपए 20 पैसे। तो बच्चे ये टोटल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 4 रुपए टोटल। ये देखा जाए कस्टमर को लेट पेमेंट करेगा, कस्टमर लेट पेमेंट करेगा। मैं आपको बताऊं बेटा, ड्यू टू लेट पेमेंट, भाई बाद में तो कर रहा है 3 जुलाई वाला 13 अगस्त को, 2 अगस्त वाला 13 अगस्त को। ड्यू टू लेट पेमेंट कस्टमर हैज गेन। लेट पेमेंट की वजह से कस्टमर को क्या होगा बेटा? गेन होगा। और गेन कितने का होगा? गेन कितने का होगा? 4 रुपए का। 4 रुपए। यानी कि सर इस वाले पे 2 रुपए 80 पैसे का गेन हो रहा है, इस वाले पे 2 रुपए 80 पैसे का गेन हो रहा है, इस वाले पे 1 रुपए 20 पैसे का गेन हो रहा है। तो ये दोनों पेमेंट यहाँ पर लेट करने की वजह से गेन हो रहा है 4 रुपए का टोटल। अब ये पेमेंट 11 सितंबर की जगह यहाँ करनी पड़ रही है 13 अगस्त को, पहले करनी पड़ रही है। अब पहले करनी पड़ रही है तो ड्यू टू अर्ली पेमेंट कस्टमर है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। कस्टमर को बेटा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है सर। और इंटरेस्ट का कितना लॉस हो रहा है कस्टमर को सर? आप देख सकते हैं वो 11 सितंबर को पेमेंट होनी थी, 11 सितंबर वाली पेमेंट 13 अगस्त को हो रही है वापस। तो 1000 रुपए का 5% और 29 डेज 29 दिन, यानी कि राउंड ऑफ हो गए वो 4 रुपए आ जाएंगे सर। तो बच्चे मैं ये ऊपर 4 रुपए लिख दूंगा यहाँ पर। ये देखो ये 4 रुपए अगर मैं लिखूं ये, जी हाँ सर, ये यहां से यहां तक ये जल्दी पेमेंट करने के चक्कर में 4 रुपए का ये से लॉस है सर। ये 4 का प्रॉफिट 4 का लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस।
जीरो हो जाएगा मामला। ठीक है ना। तो ये वेरिफिकेशन हो गया बच्चे, ये आपके सामने वेरिफिकेशन हो गया। ये 4 रुपए का कस्टमर को लॉस हुआ और 4 रुपए का कस्टमर को प्रॉफिट हुआ। तो आप लिख सकते हैं हेंस ड्यू टू पेमेंट ऑफ ₹2300 on ADD, no party has any loss oblique gain, full stop। हाँ भाई, किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ जी, मैंने पूरा लिख दिया भाई जो वहां लिखा हुआ था। मैं समझता हूँ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी ने कुछ पूछना है तो बता जरा मुझे। तो लास्ट वाली लाइन लिखी थी, अभी दोबारा बता दीजिए। लास्ट वाली लाइन दिखा दूं, लिख नहीं पाई हूं। ड्यू टू पेमेंट ऑफ 2300 ऑन ADD एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट पर 2300 रुपए की अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम नो पार्टी हैज एनी लॉस और गेन, किसी पार्टी को ना तो कोई लॉस है और ना ही कोई गेन है। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। नो सर। तो बात समझ आ गई भी सभी को? लिख लो फटाफट, जो बच्चे बैठे हुए हैं भाई नहीं लिख पाए वो लिख ले फटाफट, जल्दी से लिख लें। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ऊपर कहाँ रह गया यार इसमें, बस तुम्हारे में 2 साहिल है भाई, एक साहिल ज्वाइन और एक साहिल एब्सेंट है, या दोनों साहिल प्रेजेंट है भाई? पुराना वाला साहिल है कि नहीं है? यस सर हूँ। तुम आज पहले दिन क्लास ले रहे होगे ना साहिल? यस सर। नहीं तो इसमें एक और दूसरा भी तो साहिल है, वो भी तुम्हारा नाम मैंने साहिल सेकंड के नाम से सेव किया है, जो तुम कल ज्वाइन हुए हो, और जो पहले चल रहा था वो फर्स्ट के नाम से रहेगा। ठीक है, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे कराऊं इसमें कुछ। सर मुझे एक चीज पूछनी है। कौन बोला? पहले नाम बताऊं? खुशी। हाँ खुशी, बताएं बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि अगर कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो फिर कस्टमर को गेन कैसे हुआ? कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कस्टमर को गेन कैसे हुआ? गेन ऐसे हुआ क्योंकि उसको जो पेमेंट 3 जुलाई को देनी थी, अब वो 13 अगस्त को कर रहा है विदाउट इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर हमने क्या लिखा बेटा, अगर हम ये पेमेंट पूरी 2300 रुपए की पेमेंट अगर हम एडीडी यानी कि 13 अगस्त को कर देते हैं, तो किसी भी पार्टी को आपस में ना तो इंटरेस्ट देना है और ना ही इंटरेस्ट लेना है। तो 13 अगस्त को पेमेंट करने का मतलब ये है कि अगर एडीडी वाली बात नहीं होती तो ये 13 अगस्त को करता तो फिर इसे इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन अब ये इंटरेस्ट दे नहीं रहा, विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। तो आप बताओ, विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो फायदा नहीं हुआ? आ गया ना बेटा। ये पेमेंट तो 2300 रुपए की ही करेगा, ये पेमेंट 2300 की करेगा, कोई इंटरेस्ट थोड़ी दे रहा है। तो फिर हम ये चेक कैसे करेंगे सर फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो दो ट्रांजेक्शन पर आप देखो, उसको इंटरेस्ट देनी चाहिए थी लेकिन दी नहीं। एक ट्रांजेक्शन पर उसको डिस्काउंट मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं। भाई जल्दी पेमेंट किया, डिस्काउंट मिलनी चाहिए थी 4 रुपए की, नहीं मिली तो लॉस हो गया।
दो पेमेंट पर उसे इंटरेस्ट देनी चाहिए थी लेकिन उसने दी नहीं, तो फायदा हो गया। तो क्रेडिटर ने समझा दिया, 4 का फायदा 4 का नुकसान, ना फायदा ना नुकसान। भाई दो बिल की पेमेंट में लेट ले रहा हूं और एक बिल की पेमेंट में जल्दी ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली दोनों कॉम्प्रोमाइज हो गया नहीं हो गया? यस सर, क्लियर है। इसीलिए बोला कि नो प्रॉफिट नो लॉस। एडीडी यानी एक ऐसी सेटलमेंट डेट जिस पर कुछ बिलों की पेमेंट तो लेट होगी और कुछ बिलों की पेमेंट जल्दी होगी। कल आपने एग्जांपल 2 किया था, उस एग्जांपल 2 के अंदर क्या था, एडीडी से पहले पेमेंट हो रही थी और एडीडी के बाद पेमेंट हो रही थी। अब अगर आप एडीडी से पहले पेमेंट करोगे एवरेज ड्यू डेट से पहले, जो मैंने होमवर्क में दिया था, एवरेज ड्यू डेट से पहले, आपके सामने ओपन करूं एग्जांपल नंबर 2, तो आपकी जो एडीडी आ रही थी वो 21 मई आ रही थी। तो बेटे 21 मई जो आपकी एडीडी आ रही थी बच्चे, अब आप देख सकते हैं 21 मई के अंदर आपने पहले पेमेंट कर दी 18 मार्च को, तो आपको डिस्काउंट मिल गई, पहले पेमेंट हो गई ना, तो रिबेट अलाउ हो गई। और दूसरे वाले केस में आपने पेमेंट की 14 जुलाई को, लेट पेमेंट की तो फिर इंटरेस्ट आपको देनी पड़ी 54 डेज की, देनी पड़ी तो उसमें पेमेंट ज्यादा हुआ, नुकसान हुआ। हाँ जी बेटा। यस सर, सही है। चलो जी, और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को पूछना हो? नो सर। वो कॉन्सेप्ट लिख लिया? बच्चों ने एग्जाम्पल फर्स्ट का बेटा किया नहीं था, ये जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट था। चलो जी, आगे कराऊंगा कुछ इसमें? कराइए सर। चलो जी आगे कराता हूँ सर इसमें, अब आगे चलते हैं हम। अब बेटा ध्यान दो, तो हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार, वो बेटे 2 तरीके के रहते हैं। सर 2 तरीके का मतलब क्या है? यानी कि हम जो उधारी दे रहे हैं, एक तो उधारी हमारी होती है विदाउट बीआर, बीपी एंड प्रोमिसरी नोट, और दूसरी हमारी जो उधारी होगी वो होगी विद एक्सचेंज ऑफ बीआर, बीपी एंड प्रोमिसरी नोट। लिखते भी आएंगे भाई साथ साथ। सर ये क्या लिखा आपने, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस? भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे उधार के बिजनेस ट्रांजेक्शन है बेटा, उधार वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक तो ऐसे उधार वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें बीआर, बीपी, प्रोमिसरी नोट नहीं होता, और एक ऐसे उधार वाले ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें बीआर, बीपी, प्रोमिसरी नोट एक्सचेंज होता है। सर फर्क क्या पड़ता है इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है मेरे भाई, जैसे कि अगर मान के चलो बेटा फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2024, 1 month credit, 1 month
क्रेडिट, 1 महीने की उधारी पर माल बेचा। अब सर 1 महीने की उधारी पर हमने माल बेचा, तो बेटे ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अगर ये वाला केस होगा, इस वाले केस में अगर मैं ड्यू डेट की बात करूं तो ड्यू डेट आएगी मेरी 1 फरवरी, और इस वाले केस में अगर मैं बेटा बात करूं तो ड्यू डेट मेरी आएगी बेटा, ड्यू डेट मेरी आएगी, ड्यू डेट मेरी कितनी आएगी कोई बताएगा? 4 फरवरी। अगर क्वेश्चन सर ये 3 दिन किस बात के जोड़ दिए? थ्री डेज ऑफ बिल पेमेंट में जोड़ते हैं। हाँ, ग्रेस पीरियड, ग्रेस डेज। जी हाँ, बच्चों को पता है ग्रेस पीरियड के डेज जोड़ दिए सर। सर ग्रेस पीरियड के डेज मैंने जो जोड़ दिए 3 दिन, बहुत अच्छा। अब बेटा क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है या नहीं लिखा गया? यदि बेटा क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टर्म लिखी होगी। टर्म का मतलब है उसका टाइम पीरियड लिखा होगा, 1 महीना, 2 महीना, 60 दिन, 3 महीने, ऐसा लिखा होगा। तो अगर क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है तो बेटा ध्यान रखें उसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ने के बाद ड्यू डेट आएगी। और अगर क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया है, वैसे ही हम ऑर्डिनरी 1 महीने का उधार बेच रहे हैं, तो 3 दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात बच्चों को समझ में आ गई? और ये बेटा आप सवाल पढ़कर ही पहचानेंगे, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं लगेगा। ठीक, आपने कल जो क्वेश्चन किए थे 2, उसके अंदर आपको बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था। आपको ड्यू डेट नॉर्मल दी हुई थी, एक्चुअल डेट हमने निकाली जो भी थी, 1 दिन पहले 1 दिन बाद, हॉलीडे दिए हुए थे हमें, गाइडेड हॉलीडे, संडे वगैरह जो भी है। अब हमारे जो आगे के एग्जाम्पल हैं बच्चे देख सकते हो, कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट, डेट ऑफ बिल दी हुई है बेटा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है डेट ऑफ बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा, डेट ऑफ बिल, और टर्म 3 महीने, 60 दिन, 2 महीने। सर अब जब इस तरीके से लिखा हुआ है और अब इस वाले केस में हम ड्यू डेट निकालेंगे, तो ड्यू डेट निकालने के लिए बच्चे आप देख सकते हो, फिर हमें यहाँ पर ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ है आईसीआई ने। अब 10 अगस्त को बिल लिखा, 3 महीने जोड़े, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 3 दिन और आगे 13 नवंबर। तो हमें ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, मैच्योरिटी डेट निकालनी पड़ेगी, और मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए 3 दिन जोड़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरी बात बेटा? तो ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया या नहीं दिया। ऐसे ही बेटा यहाँ देखो, डेट ऑफ बिल दिया, यूजेंस ऑफ बिल दिया है, टर्म नहीं दिया, यूजेंस दिया हुआ है। और जो यूजेंस दिया हुआ है बेटा उसमें 2 महीने, 3 महीने उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे इसी तरीके से आगे, अब यहाँ माल बेचा है आपस में एक दूसरे को, तो यहाँ कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, सेम डेट आ गई आपकी, वही डेट। ऊपर लिखा हुआ है बच्चे, 1 मिनट देख लेना जरा, क्योंकि ड्यू डेट दी हुई है निकाल के। इस वाले क्वेश्चन में देखो आइडेंटिफाई करो, 2 ट्रेडर एक्सचेंज बाय गुड्स वन अनदर ईच अराउंड 1 मंथ क्रेडिट, 1 महीने की उधारी दे रहे हैं सर। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, डायरेक्ट लिखा है 1 महीने की उधारी दे रहे हैं। तो जो 18 अप्रैल को माल बेचा उसकी ड्यू डेट आ गई 18 मई, 15 मई को माल बेचा उसकी ड्यू डेट आ गई 15 जून, 17 जून को माल बेचा उसकी ड्यू डेट आ गई 17 जुलाई। अब सर इसमें 3 दिन नहीं जोड़े, ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है कि सर किसमें 3 दिन जोड़े और किसमें 3 दिन नहीं जोड़े। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, उधार वहां भी था, उधार यहाँ भी है, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है तो 3 दिन बेटा जुड़ेंगे, अदरवाइज 3 दिन नहीं जुड़ेंगे। मेरी बात क्लियर होगी बच्चों को? डन कर दो यार, वैसे ही डन कर दो। चलो जी बेटा, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि बेटा ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट अभी हमने पढ़ा था आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में। ड्यू डेट अलग लिखी थी, मैच्योरिटी डेट अलग लिखी थी,
ड्यू डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, हॉलीडे होगा तो क्या होगा, इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो क्या होगा, संडे होगा तो क्या होगा, कैसे करके ड्यू डेट निकालेंगे, क्योंकि जब हम ड्यू डेट निकालेंगे तभी एवरेज ड्यू डेट निकल पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं लिखा रहा हूं आपको बेटा, ठीक है ना। तो बच्चे लिखेंगे इस चीज को, पहले ये वाला लिख लिया ऊपर, लिख लिया। यस अभी ये 2-3 मिनट में क्लास Yes, sir. बंद होगी तो बेटे दोबारा ज्वाइन करेंगे उस क्लास को अपना, ठीक है। चलो जी बेटा, पहले लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट, that is date of maturity, date of maturity, date of maturity, concept of due date, any date of maturity। भाई जिसका भी माइक अनम्यूट है यार वो माइक पहले म्यूट कर ले, पीछे से आवाजें तो भी नहीं आएंगी। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट यानी कि डेट ऑफ मैच्योरिटी। वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों एक ही बातें होती हैं। वीडियो भी भाई ऑन करके बैठे, अंधकार में ना रहे, है ना, मुझे भी दिखाई देता रहे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। चलो बच्चे वीडियो ऑन कर लें अपनी से भी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी, देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग अ बिल, मान लेते हैं बेटा 1 जुलाई और इसकी टर्म है आपकी 3 महीने, 3 मंथ्स। अब सर 1 जुलाई में अगर आप 3 महीने जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, कितना आएगा? 1 अक्टूबर। कानून ये कहता है कि 1 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट है। फिर इसमें 3 दिन और जोड़े जाते हैं, डेज ऑफ ग्रेस, जिसको कि आप जानते हैं ग्रेस डेज, ग्रेस पीरियड 3 दिन का और मिलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग। तो सर ये जो 4 अक्टूबर निकल के आएगी, ये 4 अक्टूबर होगी हमारी मैच्योरिटी डेट। तो पहले तो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का डिफरेंस समझो। जो पहले निकलती है वो ड्यू डेट, 3 दिन के बाद निकलती है वो होती है मैच्योरिटी डेट। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बारीकी, इंपॉर्टेंट बात कि भाई ड्यू डेट क्या होती है और मैच्योरिटी डेट क्या होती है। अब सर हम सवाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे? 3 दिन का तो बहुत लफड़ा पड़ जाएगा, खाम का ड्यू डेट आगे पीछे आएगी। तो इसके लिए बेटा आप लिख लें, आईसीआई हमारा क्या कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट माइक म्यूट कर लो बेटा, जो भी स्टूडेंट है वो माइक म्यूट कर ले रहा अपना, म्यूट करो बेटा माइक अपना अपना। सारे बच्चे जिनके अनम्यूट हैं वो माइक म्यूट कर लें और वीडियो ऑन कर लें। हाँ जी, इन प्रैक्टिस ड्यू टू ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट आर used in same sense, in same sense, comma, there is
no difference. There is no difference between due date and maturity date. Due date and maturity date, full stop. देखो भैया, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बता दूं, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। एकेडमिक सिलेबस के अंदर आप किसी से भी पूछोगे, वो कहेगा जो ड्यू डेट होती है वो मैच्योरिटी डेट होती है। लेकिन आप सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स में बारीकी आपको मालूम होनी चाहिए, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। डायरेक्टली जो निकल के आती है सर, पहले जो निकल के आती है वो हमारी ड्यू डेट होती है, पहले जो निकल के आती है वो ड्यू डेट होती है, 3 दिन के बाद जो निकलती है वो मैच्योरिटी डेट होती है। लेकिन जब भी हम सवाल करेंगे ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट एक ही मान के चलेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई बात कहनी पूछनी हो, वीडियो भी ऑन कर लो यार, वीडियो ऑफ कर ले तो मौका लगता है वहीं पे डाले, जो वीडियो बंद करके बैठ जाती है, जिसको मौका लगा वहीं पे वो अपना, ठीक है ना, डंप होके बैठ गया। अब कुछ खाना पीना खाते हो, क्या करते हो समझ में नहीं आती। मैं साला अपना पढ़ाने में लगा हुआ हूँ। सिद्धि, खुशी बेटा वीडियो ऑन कर लो। आज तो लेट स्टार्ट किया था, 1 घंटा नाश्ता वास्ता करके बैठे हो गए, ठीक है कि नहीं। मैंने तो केवल चाय पी थी यार, बिस्किट खाया था और कुछ नहीं है। हाँ भाई, देखो जरा, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट लिखेंगे बेटा। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट। कौन गया कौन आया, अनुष्का गई। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट। और इसमें एक टेबल बना लें, जैसे मैं बनवा रहा हूं बेटा। ये 3 पार्ट में बना लें आप। लगभग आधे पेज पर। और लिख लें सिचुएशन। क्या सिचुएशन होगी? रूल्स ऑफ कंप्यूटिंग ड्यू डेट। रूल्स ऑफ कंप्यूटिंग ड्यू डेट। ठीक है भाई, लिख लो रूल्स ऑफ कंप्यूटिंग ड्यू डेट। लिख लिया बच्चों ने? और इधर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल उसका हो सकता है। अब आप लिखो सिचुएशन नंबर 1। सर सिचुएशन नंबर 1, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। बड़ा खतरनाक वर्ड है ये, ऑन डिमांड। लाल से लिखूं, ऑन डिमांड, ठीक है भाई।
और एट साइट और एट साइट और तीसरा वर्ड आता है इसके लिए कभी कभी ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन प्रेजेंटमेंट, PRESENTMENT। फुल स्टॉप। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। सर क्या मतलब है इसका? कोई बताए क्या मतलब है? सर लिखा दो पहले, तो पता नहीं है क्या मतलब है। मैच्योर ऑन द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू। ठीक है ना? मतलब ये सर, नो 3 days, no 3 days of grace are added। सर मैच्योर ऑन द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू, जिस दिन ड्यू हो रहा उसी दिन मैच्योर होगा, इसमें कोई भी 3 दिन नहीं जुड़ेंगे। सर इसके अंदर कोई भी 3 दिन नहीं जुड़ेंगे। अगर आपने इसमें कोई भी 3 दिन जोड़ दिए तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहला वाला पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल ध्यान से देखने वाला पॉइंट है। ठीक है क्या नहीं? अगर आपने इसको गौर नहीं किया बेटा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, आप ये मान के चलें। हाँ जी सर, जी वापस बता दीजिए। दोबारा बता दीजिए सर। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा सर, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल दीजिए सर, इसका एग्जाम्पल देखो भाई। एग्जाम्पल, a bill dated 1st January is payable at site after 1 month, after 1 month, फुल स्टॉप। भाई एक बिल है डेटेड 1 जनवरी इज पेबल एट साइट आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद एट साइट, ऑन डिमांड, एट प्रेजेंटमेंट, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है तीनों में से। 3 वर्ड लिखाए हैं, ऑन डिमांड, एट साइट, एट प्रेजेंटमेंट। सर इसकी ड्यू डेट कब आएगी, कोई बच्चा बताए? इट फॉल्स ड्यू ऑन 1 Feb। 1 फरवरी को डेट आएगी, इसमें 3 दिन नहीं जुड़ाएंगे। चलो जी, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताओ जरा। अगर बेटा कोई भी बिल है एट साइट पेबल है, लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पर एट साइट। सर एट साइट ये लिखा हुआ है। अगर वो सर एट साइट पेबल है तो फिर उसके अंदर 3 दिन नहीं जोड़ेंगे। डायरेक्ट जो 1 फरवरी ड्यू डेट आ जाएगी बेटा, ये 1 फरवरी। 3 दिन नहीं जोड़ेंगे। 3 दिन कब नहीं जोड़ते? जब बिल्स पेबल ऑन डिमांड एट साइट एट प्रेजेंटमेंट होता है। तो सर ऐसा लिखा आएगा, बिल्कुल लिखा आएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, तो इसमें 3 दिन नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको बेटा। अभी आप बाकी के केस और लिखें तब आपकी कंपैरेटिव स्टडी होगी। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बच्चे। पॉइंट नंबर 2, बिल्स ऑफ एक्सचेंज
बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल other than above terms, यानी ऊपर वाली बात नहीं लिखी है, कोई और बात लिखी हुई है। सर मतलब क्या है? मतलब ये फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है आफ्टर साइट या ऑब्लिक आफ्टर डेट। कभी कभी आफ्टर साइट है आफ्टर डेट लिखा होता है, आफ्टर साइट है आफ्टर डेट। तो फिर क्या होगा उस केस में बेटा? मैच्योर ऑन द थर्ड डे आफ्टर which it is mature on the third day after which it is expressed to be payable. Full stop. Therefore 3 days. 3 days of grace. Therefore 3 days of grace is grace should be लिख लेना बेटा, should be added to the due date. अभी तो मैच्योरिटी डेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? एग्जाम्पल लिखो फटाफट, जो नॉर्मली आप करते आए हैं 11th में वो यही है। A bill dated on 30th September is made payable 3 months after date. 3 months after date. Stop. It falls due. It falls due on. कब आएगी ड्यू डेट इसकी? 30 सितंबर से 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 31/1, 2 जनवरी। ड्यू डेट आएगी बेटा 2 जनवरी। फुल स्टॉप। मतलब ये सर मैच्योर ऑन द थर्ड डे सर डेट आफ्टर जनवरी क्यों है? अभी बता रहा हूं। आफ्टर ड्यू डेट आप गिनो 3 महीने गिनो, 30 सितंबर से गिनो 3 महीने आगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर। ऐसे नहीं, 30 तारीख को बिल लिखा है, 30 सितंबर से 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर, 30 नवंबर से 30 दिसंबर। अब 3 दिन जोड़ो, 31/1/2। ठीक है। तो जब आफ्टर डेट लिखा होगा, आफ्टर साइट लिखा होगा, आफ्टर डेट लिखा होगा, आफ्टर साइट लिखा होगा, तो फिर बेटा 3 दिन जोड़ेंगे। अगर ऑन डेट ऑन साइट है बेटा, ऑन डिमांड है, एट साइट है, ऑन प्रेजेंटमेंट है, तो फिर 3 दिन नहीं जोड़ेंगे।
सर इसमें एक बात बता दो, बड़ी देर से खल रही है, इसमें जो आप वर्ड लिख रहे हैं साइट, इसका मीनिंग क्या होता होगा सही मायने में अपनी आम जिंदगी में? साइट को क्या बोलते होंगे? SIGHT, ये हम लिख तो रहे हैं सर, ये मतलब क्या मतलब है साइट? कोई बच्चा बताएगा? हमें नहीं मालूम सर, आप लिखा रहे हो हम लिख रहे हैं, बस ये मालूम है कि 3 दिन जुड़ेंगे और 3 दिन नहीं जुड़ेंगे। हाँ भाई, मेरे भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लाइंट आएगा बेटा, पैसे देगा, पूछ लेगा तुमसे कि बताओ इसमें आफ्टर साइट का मतलब ये साइट क्या है भाई साहब? अब तुम कहोगे यार हम सीए तो है लेकिन हमें नहीं मालूम, तो डिक्शनरी में देख ले, बाढ़ में याद दे, हम कहीं की टेंशन मत दे। तो हम डॉक्टर पे जाएं, अपनी बीमारी बताएं, ठीक है कि नहीं? और फिर वो डॉक्टर हमसे कहे कि भाई साहब तुम्हें क्या दवाई दूं, एक तो नहीं 50 बीमारी है, तो हम क्या साला सिली डॉक्टर है, पता ही नहीं है क्या है। सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, उसके बाद आप क्या जवाब देंगे अगर आपके क्लाइंट ने ये पूछ लिया कि भाई साहब ये साइट का मतलब क्या है? हाँ भाई, कुछ बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वीडियो ऑन कर लें यार, कम से कम रूबरू बातचीत तो हो जाए। क्या कर रहे हैं? कुछ किताबें पलट रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? साइट का मतलब क्या बताएंगे? हम उससे ये कह लेंगे साइड का मतलब है तू पतली गली से निकल ले, एक साइड पकड़ ले और दिमाग मती खा। आई समझ में? मैं बस इतना मालूम है 3 दिन जोड़ते हैं और 3 दिन नहीं जोड़ते हैं बस। हाँ, एक आध बच्चे के विचार आ रहे हैं। सर साइट का मतलब ये होता है हमें गुड्स रिसीव हो गए और हमने इमीडिएटली उसे रुपीस दे दिए, ये होता है कि हम गुड्स रिसीव होने के बाद ही रुपए देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा, और किसी बच्चे के दिमाग में बात आती हो? सर साइट का मीनिंग ये है कि जैसे 1 मंथ का पीरियड हो गया, उसके बाद कभी भी जब भी हमें जरूरत पड़ी तब। हाँ भाई माधव, देखो साइट का हिंदी मीनिंग वैसे अजय को मालूम होगा, अगर मैं बताऊंगा अभी तो वो समझ जाएगा, ठीक है कि नहीं? यूपी बोर्ड वाले बच्चे समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं, जो हमारे साइट बिल होते हैं इनको हम बोलते हैं दार्शनिक बिल। हाँ भाई, कभी सुनिए अजय, सुना है? सर याद नहीं आ रहा सर। सुना है, दार्शनिक बिल सुना है? हाँ सर, साइट का मतलब दार्शनिक, ये साइट बिल होते हैं, साइट बिल होते हैं दार्शनिक बिल। दार्शनिक बिल का मतलब होता है, साइट का मतलब होता है बेटा देखना। आई साइट जानते हैं? आई साइट बोलते हैं, मतलब आई साइट, इसकी आई साइट कमजोर है, ठीक है, देखने की क्षमता इसकी वीक है। तो यहाँ आई साइट, साइट का मतलब होता है देखना। देखना मतलब दार्शनिक बिल, ऐसा बिल जिसको देखते ही पेमेंट करना है, देखते ही फायर हो जाएगा सीधा। कहने का मतलब है आपका अपना क्रेडिटर जिसमें ये बिल लिखा है, जब वो डेटर के पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर को बिल दिखाएगा और उसे देखते ही पेमेंट करना, वो ये नहीं कह सकता भाई साहब 2 दिन बाद दूंगा, 3 दिन बाद दूंगा, कुछ नहीं, आज आ जाऊं आज ही पेमेंट दे। ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइट, इसका मतलब है तुरंत देखते ही पेमेंट। तो साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब है भाई साहब जो कागज तुम्हें दिखा दिया, अभी दिखा दिया, अभी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। समझ गए ना बेटा? जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में चेक काउंटर पे प्रेजेंट करते हैं तो बैंक एट साइट हो जाता है। यही तो मैं कह रहा था। हाँ भाई माधव, हो सकता है भैया कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, वो तुमने टाइम पीरियड लगा दिया था बीच में। चलो जी ऊपर आते हैं अपने टॉपिक पर, वहां जहाँ लिख रहे थे। बच्चों को साइट का मीनिंग समझ में आ गया? किसी को कोई बात पूछनी है? नो सर। साइट का मतलब हिंदी में होता है देखना। देखना मतलब क्या? अबे अब तो बता दो एक आध। देखते ही बिल पे करना। देखते ही बिल पे करना। अब आपको सही समझ में आ गया,
ये ना एट साइट मतलब देखते ही फायर, कहते नहीं शूट एट साइट, साला शूट एट साइट, वर्ड सुना है शूट एट साइट? यस सर। सर वो तो पुलिस वाले कहते हैं, मूवी में आता, कभी गौर ही नहीं किया कि ये ऐसे भी कुछ होता है। शूट एट साइट का मतलब होता है देखते ही टपका देना, गोली मार देना। ऐसे ही यहाँ पर बेटा साइट बिल का मतलब होता है देखते ही पेमेंट कर देना। चलो मैंने इतने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपनी जिंदगी में भूलो नहीं, तुम्हें ये सब याद आ जाए कि ये फालतू की सब बातें बताई थी इतनी सारी। चल भैया आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। सर पॉइंट नंबर 3 देखो फटाफट। कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट, computation of due date when the maturity date, कोई पीछे रह गया एक अनुष्का, computation due date when the maturity date, बेटा ये माइक म्यूट करें, किसका खुला है? कंप्यूटेशन ऑफ डेट, डेट 2 बार लिख दिया मैंने, अरे यार। कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट व्हेन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट इज ए, ये तो मालूम बच्चों को, पब्लिक हॉलीडे। मैच्योरिटी डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे and days notified and then notified by the central government, computation of due date when the maturity date is a public holiday including Sunday and day notified by the central government, और ब्रैकेट में लिख लेना 3 दिन जोड़ने के बाद, आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 दिन जोड़ने के बाद जो दिन निकल के आता है बेटा, वो आपका छुट्टी का दिन निकल के आता है। पब्लिक हॉलीडे आता है, संडे आता है, या फिर डे नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर पहली बात समझ में आ गई संडे, दूसरी बात समझ में आई ये वाली पब्लिक हॉलीडे। सर ये तीसरी बात क्या है, कोई बच्चा मुझे समझाएगा तीसरी बात क्या है? डे नोटिफाइड सर इमरजेंसी हॉलीडे, वो तो फिर नीचे आ जाएगा, अलग नियम आएगा, एक ही में क्यों लिखूंगा? जयंती वगैरह होती है, जो जयंती वगैरह होती हैं। और कोई बात? हाँ भाई, वो तो पहले से ही पब्लिक हॉलीडे होती है, लिखी होती है जयंती निकलवा रहा भाई। और कोई बताएगा? सर बहुत देर हो गई, वो नीचे लिखवाऊंगा, इमरजेंसी लीव नहीं है, वो नीचे लिखवाऊंगा। इन्फॉर्म, क्या इन्फॉर्म? देखो अब मैं बता रहा हूं, ये आज के टाइम की जरूरत के हिसाब से लिखा गया पॉइंट है। आजकल क्या चल रहा है? कोई चीज हाँ, लॉकडाउन, और लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सैटरडे संडे
सैटरडे संडे ऑफ, बाकी वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे। अब अगर किसी बिल की ड्यू डेट सैटरडे आ गई और सैटरडे बोला है डे नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है के साथ, सैटरडे वाले दिन लॉकडाउन रहेगा, काम नहीं होगा, ऑफिस नहीं खुलेगा। तो ऐसा कोई दिन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, जैसे अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया भैया 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो फिर वेडनेसडे वाले दिन बिल की ड्यू डेट आएगी तो वेडनेसडे को फिर पेमेंट नहीं होगा उसका, एक दिन पहले होगा। अब एक दिन पहले ट्यूसडे, फिर एक दिन पहले मंडे, फिर एक दिन पहले संडे, फिर एक दिन पहले सैटरडे, मतलब कर दे भाई सैटरडे को पेमेंट। पब्लिक हॉलीडे में क्या होता है, एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे में क्या होता है, एक दिन बाद। अब यहाँ पर तो बेटा गवर्नमेंट पहले से ही अनाउंस कर रखा है ना, इमरजेंसी हॉलीडे तो तब होता है जब गवर्नमेंट सडनली अनाउंस करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात लिखी है डे नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा दिन नोटिफाई कर सकती है जिस दिन छुट्टी का हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो फिर उस दिन बेटा पेमेंट नहीं होगा, उस दिन छुट्टी रहेगी। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई हॉलीडे करे तो वो वर्ड उन्होंने लिख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नहीं है दोनों ही गवर्नमेंट है यहाँ पर, सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसमें परेशान मत हो बेटा, ठीक है। द बिल शैल बी डीम्ड बच्चे साथ साथ लिखते रहे। द बिल शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू, टू बी ड्यू, उसका अपना बेटा माइक म्यूट करो, टू बी ड्यू ऑन द प्रेसिडिंग on the preceding business day, that is Monday before, एक दिन पहले। सर एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। अ बिल डेट, अ बिल डेट 13 जुलाई इज मेड, साथ साथ लिख लो बेटा, इज मेड पेबल 30 days आफ्टर साइट, देखने के बाद, देखने के 30 दिन बाद, फुल स्टॉप। द ड्यू डेट फॉल्स ऑन 14th अगस्त, ड्यू डेट आएगी 14th अगस्त, सिंस 15th अगस्त इज इन पब्लिक हॉलीडे। 15 अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलीडे है सर, 15 अगस्त सर पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए 14 अगस्त आएगी, एक दिन पहले। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है? नो सर। चलो जी फटाफट लिखो, आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट है, जल्दी से लिख लें। हाँ क्या पूछा यार, पूछ के शांत हो गई। डीम्ड 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 मतलब होता माना गया, डीम्ड मतलब माना। ओके सर। जैसे हम एज्यूम लिखते हैं ना, एज्यूम, एज्यूम का ही सिनोनिम है डीम्ड। नंबर 4, आप वापस ऊपर कर दीजिए। अनुष्का बेटा साथ साथ लिख लिया, अगर वैसे ही हम इतना धीमे धीमे लिखते हैं और दुनिया की पंचायत करते हैं, उसमें भी लिख नहीं पाती, बात सुनती है, पूरी बात सुनती है ध्यान से पहले कि क्या चल रहा है मामला, पहले सुन लूं, ठीक है, लिखाई पढ़ाई तो बाद में कर लूंगी।
चल भाई ठीक है, इधर लिखे 4th पॉइंट, हॉलीडे हैपेंस टू बी an emergency holiday. Emergency holiday or unforeseen holiday or unforeseen holiday. भाई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए या अनफॉर्सीन हॉलीडे हो जाए तो फिर क्या होगा, बच्चों को मालूम है ये तो, द बिल shall be deemed A day after. to be, जी हाँ, due, to be due on the succeeding, on the succeeding, on the succeeding यानी कि नेक्स्ट बिजनेस डे, अगले दिन आएगा भाई, ठीक है ना। पढ़ लिख लें बेटा, अभी 1 मिनट रह गई है, क्लास बंद होगी बेटा, दोबारा ज्वाइन करेंगे, 15-20 मिनट के बाद फिर क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो जरा एग्जाम्पल लिखो फटाफट। सपोज इन केस नंबर 2 above, the central government announced a sudden holiday on, ऊपर कब आ रही थी भाई ड्यू डेट हमारी, सेकंड केस में ड्यू डेट कब आ रही थी बेटा, ये सेकंड केस है, 2 जनवरी आ रही थी जी। सेकंड जनवरी, the central government announced a sudden holiday on 2nd January. Then bill mature for payment on, एक दिन बाद आ जाएगा भाई 3rd जनवरी, फुल स्टॉप। कोई भी डाउट हो तो बताओ बेटा किसी बच्चे को। सर हाँ जी बोलो। सर आपने सेकंड पॉइंट में लिखवाया था कि नंबर ऑफ मॉडिफाइड डेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपने उसका एग्जांपल लॉकडाउन दिया था। और इस वाले केस में केस नंबर 4th में या 3rd में? सर 3rd में। 3rd वाले में मैंने ये बोला था बेटा, अगर कोई ऐसा दिन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कि भाई इस दिन ये वाला बिजनेस बंद रहेगा। देखो जैसे कि क्या होता है, हमारे अपने चूड़ी के काम में संडे बंद है, जो कॉस्मेटिक वगैरह काम करते हैं उनके यहाँ ट्यूसडे बंद है, जो लोग फ्लोर मिल चलाते हैं, आटा चक्की वगैरह चलाते हैं उनके यहाँ वेडनेसडे बंद रहता है, जो लोग बाहर सैलून कटिंग वगैरह चलाते हैं उनके यहाँ थर्सडे बंद रहता है। बात समझ में आ रही है? तो बंदी के दिन अलग अलग हैं। अब ये जो अलग अलग दिन है बेटा, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका संडे ही हो, कोई और दिन भी हो सकता है, या गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे कि भाई ये वाला दिन बंद रहेगा। आप समझ में आ गई? आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ होगा
संडे हॉलीडे के लिए पब्लिक हॉलीडे तो पहचानना पड़ेगा आपको, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। संडे या फिर कोई नोटिफाइड डे होगा तो उसके लिए क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा, ठीक है। और कोई बात? चलो जी बेटा, यहां तक हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया भाई, ठीक। किस तरीके से हम ड्यू डेट निकालेंगे, क्या करेंगे, ये मैंने आपको कंप्लीट इसके अंदर दिखाया। और इसी चीज को मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में बता रहा हूँ बेटा, एक बार ही समझ लेंगे क्या होगा इसके अंदर। अगर हमारा बिल एट साइट है तो सर एट साइट का मतलब है 3 दिन नहीं जोड़ेंगे। अगर बिल हमारा आफ्टर साइट या फिर आफ्टर डेट दिया हुआ है, आफ्टर डेट दिया हुआ है तो 3 दिन जोड़ने के बाद ही हमारी ड्यू डेट आएगी, जिसको हम मैच्योरिटी डेट बोलेंगे बेटा। अगर हमारा पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे या फिर हमारा संडे है या फिर हमारा वीकेंड है, वीकेंड समझते हैं, वीकेंड कोई भी साप्ताहिक बंदी का दिन हो सकता है, वीकेंड ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। अगर वीकेंड है तो एक दिन पहले, हिंदी में लिख देता हूं, एक दिन पहले, सर एक दिन पहले आएगी ड्यू डेट। और अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी हो जाती है, इमरजेंसी हॉलीडे में आता है एक दिन बाद, और ये सब 3 दिन जोड़ने के बाद के हैं। आप किसी ने कुछ पूछना हो तो बताओ, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब कुछ। सर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आप वो करेंगे घर से, फटाफट देखेंगे बच्चे स्टडी मॉड्यूल। सारे बच्चों के पास स्टडी मॉड्यूल आ गया, नहीं आ गया अब? यस सर। चलो भाई, सब पानी वानी पिया है, बहुत देर हो गई। देखो भाई, बिल लिखा है सर, समझा रहा हूं, घर से करेंगे। 10 अगस्त को 3 महीने का, 23 अक्टूबर 60 दिन का, 4 दिसंबर 2 महीने, 14 जनवरी 60 दिन, 14 मार्च 2 महीने, और ईयर 2016 का है। 2016 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब फरवरी 29 की होगी। फरवरी कितने की होगी? 29 की, ठीक। लेकिन पहले से ही नीचे लिख दिया उन्होंने, झमेले खत्म कर दिया। फरवरी कितने की माननी है? 28 की। ICI चला के उसने पहले लिख दिया फरवरी 28 की मानू, ठीक है। अगर नहीं लिखा होता तो 29 की मानते। अब सर आप देखो इसमें 10 अगस्त से 3 महीने जोड़ो तो बच्चे समझ सकते हैं। 10 अगस्त में 3 महीने जोड़ोगे, 3 महीने 3 दिन, 13 नवंबर, 23 अक्टूबर में 60 और 3 63 दिन जोड़ने। 23 अक्टूबर में 63 डेज, आप प्लस करोगे तो 25 दिसंबर आ रहा है बेटा। कैसे आया सर? कैसे आया? वही तरीका, 63 डे ले लो। अब अक्टूबर में दिन कितने बच गए? 23 अक्टूबर है ना, 8 दिन तो अक्टूबर के बच गए, माइनस कर लो। फिर नवंबर के 30 दिन माइनस कर लो तो ऑटोमेटिकली बचेगा 25 दिसंबर। ये तरीका होता है बेटा। ऐसी 2 महीने, 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 फरवरी 3 दिन और 7 फरवरी। अब 14 जनवरी में 63 दिन जोड़ने हैं बेटा। 14 जनवरी में 63 दिन, 63 क्यों कर रहा हूं मैं? 63 क्यों कर रहा हूं? 3 दिन का डेज जनवरी में, हाँ जनवरी में 17 दिन बचे हैं, 14 के बाद 17 बचे हैं, 46। फरवरी के 28 उन्होंने बोला हुआ है, तो ये आ गई 18 मार्च। आप देखो 18 मार्च और 2 महीने ये। उसके बाद जैसे हम करते हैं उस तरीके से करेंगे।
बच्चे देख सकते हो आप, ड्यू डेट निकाल ली इन्होंने अपनी, इस तरीके से ड्यू डेट आ गई। हाँ भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे? हो जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके का शायद एग्जाम्पल 4 भी है, देखो जरा एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, आई थिंक इसी तरीके का है। जी हाँ, एग्जाम्पल 4। आप घर से होमवर्क में एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 करेंगे सारे बच्चे। एग्जाम्पल 3 करेंगे, एग्जाम्पल 4 करेंगे, ये आपका